दोस्तों नमस्कार। सत्ता बचाने की जद्दोजहद कोई भी राजनीतिक मर्यादा लांघने को विवश कर देती है और राजनेताओं के लिए सत्ता और सत्ता के लिए सत्ता की सीढ़ी, ये दोनों उस वक्त ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब लंबे वक्त से सत्ता की आदत लग जाए और सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की सत्ता खिसकने का अंदेशा बढ़ता चला जाए। भारत में बिल्कुल यही हो रहा है और केंद्र में मोदी सरकार जो पिछले 12 सालों से चल रही है, इस बजट सत्र के दरमियान यानी मनी बिल की वोटिंग के दरमियान ही धाराशायी हो जाए, इसे बचाने के लिए क्या दिल्ली ने 6 दिनों के अंदर एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे पूरा इंडिया गठबंधन तितर-बितर हो जाए? जी हां, 6 दिनों के अंदर एक ऐसा प्लान बनाया गया प्रतीत हो रहा है जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि 9 मार्च से जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें बजट सत्र पर बहस के साथ साथ वोटिंग भी होनी है और उस वोटिंग में सत्ता बचेगी या सत्ता जाएगी, सवाल जब इस पर खड़े हो जाएं तो उस परिस्थिति में सत्ता बचाने के लिए हर वो कर्म करने जरूरी हो जाते हैं जिसे आमतौर पर राजनीतिक भाषा में अनैतिक की संज्ञा दी जाती है। 6 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है और बैक टू बैक मैं आपको दो ऐसे तथ्य सामने रखने वाला हूं जिसके बाद आपको भी साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि आखिर दिल्ली किस हद तक आगे जा रही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस 2024 में जनता ने जिताकर लोकसभा में भेजा 234 सीटों के साथ, और वो आंकड़ा आज की तारीख में 242 से 245 के बीच में दिखाई देता है। यानी बहुमत के आंकड़े के लिए सिर्फ नीतीश और नायडू की जरूरत है। बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों के खिसकने का मोदी सरकार को अंदेशा हो चला है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कुर्सी पर अपनी नजर लगा दी है और आंध्र प्रदेश को कहीं ना कहीं लग रहा है कि चाहे ट्रंप टैरिफ हो या एप्स्टीन फाइल, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। और एक असहज महसूस करने का दूसरा कारण यह भी है कि अनिल अंबानी, जो नायडू के दोस्त माने जाते हैं, वो अब मौजूदा सरकार के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल से लेकर और जिस तरह से जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है वहां तक। लेकिन आज उससे कहीं बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर इन 6 दिनों में ऐसा हुआ क्या है जिससे दिल्ली की सत्ता हिली हुई है और 6 दिनों के अंदर वो तमाम राजनीतिक बंधनों को तोड़ते हुए 56 इंच के सीने का दावा करने वाली सरकार सीधे सीधे सिकुड़ते हुए सरकार बचाने की जद्दोजहद तक खुद को पा रही है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं और यह वीडियो महज आज से 5 दिन पहले का है। जी हां, मेरठ में प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद यह तय हो चला था कि विपक्षी एकता को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता मोदी सरकार को बचाने के लिए कैसे प्राथमिकता बनता जा रहा है, जरा वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेरठ से एक सरकारी कार्यक्रम में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से विपक्ष को नुकसान हो रहा है। उन्हें विपक्ष की चिंता ज्यादा सता रही है, उन विपक्षी दलों की चिंता सता रही है जो गैर कांग्रेसी तो हैं लेकिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और सीबीआई ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग पिछले 10 सालों में किया गया, उन सब के भुक्तभोगी यही सब दल रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री टीएमसी से यानी ममता बनर्जी की पार्टी से सहानुभूति जता रहे हो, चाहे एमके स्टालिन की डीएमके से सहानुभूति जता रहे हो, चाहे बीएसपी से सहानुभूति जता रहे हो, लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, क्योंकि टीएमसी और डीएमके के पास कुल मिलाकर 50 के करीब सांसद हैं और 50 सांसद दिल्ली की सत्ता का खेल करने के लिए काफी है, यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए काफी है। लेकिन ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की पार्टी यहीं तक नहीं रुकेगी। इन पार्टियों से कांग्रेस पार्टी के साथ ये राज्य में जितना लड़ लें, दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन कोशिशें करने में जाता क्या है? अब इन कोशिशों के दायरे में 3 लोकसभा सांसदों वाली एक पार्टी भी है। जी हां, जो भारतीय जनता पार्टी आज से 27 साल पहले
एक वोट से लोकसभा में अपनी सरकार गंवा चुकी है, उसके लिए तो 3 सांसद बहुत ज्यादा होते हैं। और 3 सांसदों वाली पार्टी को कैसे ग्रिप में लेने की कोशिशें हो रही है, जरा आज के घटनाक्रम पर नजर डालिए। आज का घटनाक्रम क्या है? आज का घटनाक्रम यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप यानी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों के ऊपर से दिल्ली का शराब घोटाला, जिसमें सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा था, उस मामले में ही इन सबको दोष मुक्त कर दिया। साफ कहा कि यह साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिस वक्त से मुकदमा दर्ज हुआ उसी वक्त से यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में कोई झोल है और इस मामले में किसी के लिए मनी ट्रेल को प्रूफ करना आसान काम नहीं है। आसान काम इसलिए नहीं है कि पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन है, उसके बाद भी कोई सबूत ढूंढ नहीं पा रही है जांच एजेंसियां, तो कायदे से तो उसी वक्त जांच एजेंसियों को पीछे हट जाना चाहिए था। लेकिन अब जाकर यह काम क्यों हुआ है? अरविंद केजरीवाल को बरी किया जाना, सिसोदिया को बरी किया जाना, यह अलग मुद्दा है। वो निर्दोष है, उन्हें बरी किया गया, वो अलग मुद्दा है। उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ है। उसकी टाइमिंग, वो थोड़ी देर से जरूर आया है फैसला, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डील हुई है? और वो डील किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? यदि हुई है तो जरा अरविंद केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? अब ये बयान क्या इशारा करता है? अरविंद केजरीवाल रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा, और कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। खेल सबको समझ में आ रहा है कि मुकदमा उठाने के पीछे कौन सा खेल पर्दे के पीछे खेलने की एक पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इस पूरी कोशिश को यदि नए तरीके से देखने की कोशिश करें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास अब भी लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा है, 240 लोकसभा सीटें हैं, 32 सांसद उसके पास बहुमत से कम है, और उन 32 का जुगाड़ बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बूते मोटे तौर पर हो रहा है, तो क्या बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र की पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक खेल को बखूबी समझ रही है और अब वो नए सिरे से तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या उससे बचने के लिए पहले ही दिल्ली का नंबर गेम दुरुस्त करने की कवायद है? और दिल्ली का नंबर गेम दुरुस्त करने के साथ साथ 2029 की भी कवायद है। साफ साफ दिखाई देता है कि एक तरफ 272 का आंकड़ा कैसे दुरुस्त हो, और 272 का आंकड़ा दुरुस्त नहीं हो तो कुछ सांसद सरकार को बचाने के लिए लोकसभा में अनुपस्थित हो जाएं और 272 के नीचे ही बहुमत का आंकड़ा साबित करने की नौबत आए। ये कवायद तो नहीं चल रही है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से सहानुभूति का सार्वजनिक प्रदर्शन, स्टालिन की पार्टी से सहानुभूति का सार्वजनिक प्रदर्शन, बहुजन समाज पार्टी जिसका लोकसभा में कोई नंबर नहीं है उससे भी सहानुभूति का प्रदर्शन, यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला के साथ भी सहानुभूति का प्रदर्शन, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को राहत देने वाला कदम। कई सारे सवाल एक साथ जब खड़े हो जाते हैं तो जरा संसद के अंदर इनकी साझा संख्या को देखें तो 55 सांसद होते हैं, और इन 55 सांसदों को अपने पाले में करने या न्यूट्रल कराने की जो कोशिशें हैं, यही असली कवायद है। और इसके साथ साथ जो दूसरी कवायद है वो और ज्यादा दिलचस्प है। बजट सत्र के दरमियान यदि इंडिया गठबंधन एकजुट रह गया और जिस तरह से नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की अंदर खाने कोशिशें चल रही है, 20 नवंबर से 20 मई, जी हां 20 नवंबर को जिस दिन नीतीश कुमार ने 2026 में शपथ ली, वो महज 6 महीने का एक पीरियड राजनीतिक हलकों की चर्चाओं पर भरोसा करें तो नीतीश कुमार को दिया गया है। यानी 20 मई तक का वक्त दिया गया है कि 20 मई तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दे या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता सौंपने के अपने उपक्रम की दिशा में आगे बढ़ सकती है। और जब नीतीश कुमार के साथ ये खेल किया जा रहा है तो पहले से ही अपने राजनीतिक भविष्य, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य, आंध्र प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू का सतर्क होना स्वाभाविक है। और पहले से ही सतर्क तो
काफी पहले से सतर्क एक नाथ शिंदे भी बैठे हुए। तो इन सब के बीच इंडिया गठबंधन में फूट डालना दिल्ली के नंबर गेम को दुरुस्त करने की कवायद तो है ही कि सत्ता किसी तरह से सर्वाइवल मोड में बनी रहे, सर्वाइव करती रहे, दिल्ली का बहुमत किसी प्रकार से बना रहे। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे राज्यों में चुनाव भी है, और जिन राज्यों में चुनाव है अगले 1-1.5 साल के भीतर यानी 2026 और 2027 में जहां चुनाव होने हैं वहां से लगभग 250 लोकसभा सीटें आती है। और 250 लोकसभा सीटों वाले राज्य में जिन जिन पार्टियों से सहानुभूति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है उन पार्टियों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को दुरुस्त करने के लिए बड़ी हो जाती है। एक एक कर मैं आपको बताता हूं कहां चुनाव है। अभी हम फरवरी में 27 फरवरी को आपसे मुखातिब हैं, 27 फरवरी 2026 को, और नवंबर दिसंबर 2027 तक यानी अगले 1.5-1.25 सालों में कहां पर चुनाव है यदि इस पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के अलावा हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी आता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ पंजाब भी आता है। इतने सारे राज्यों में चुनाव है, और जब इतने सारे राज्यों में चुनाव है तो इन चुनावों के लिए तैयारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी कौन सा उपक्रम कर रही है, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे नीचे जा रही थी, पहले जब वो 20% वोट से निकलकर 13-14% वोटों पर आकर अटकी, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा था, क्योंकि उससे यूपी का जो नैरेटिव था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, उसमें ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी का शंख बजाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वापस बसपा की तरफ भाजपा की तरफ झुकता हुआ नजर आया। उससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन जब दलित भी बसपा से निराश होने लगे, बाबा साहब अंबेडकर और कांसीराम का मिशन उन्हें अधूरा छूटता हुआ दिखाई दिया, और उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी सिंगल डिजिट में आने लगी, यानी 13-14% से वो 8% पर आकर टिक गई, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बैंड बजनी शुरू हो गई। वो सीधे 62 सीटों से 33 सीटों पर आकर रुक गई। वहां से बीजेपी की चिंताएं बढ़ती है कि बसपा को एक सीमा तक नीचे गिरना उसका बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। उससे ज्यादा गिरती है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को यूपी में विराम लगना शुरू होता है। लिहाजा बसपा के साथ सार्वजनिक रूप से सहानुभूति का प्रदर्शन कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई पाप नहीं किया है, यह प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं। तो यूपी में बसपा की भूमिका है, पंजाब के चुनाव में बसपा की भूमिका है, क्योंकि दलित वोटर्स कांग्रेस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो पंजाब के चुनाव में भी बसपा की भूमिका है, उत्तराखंड में तो बसपा की भूमिका है ही। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसके साथ सहानुभूति का प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली के अलावा और किस राज्य में बसपा की भूमिका, आम आदमी पार्टी की भूमिका हो सकती है? दिल्ली के अलावा दरअसल आम आदमी पार्टी की भूमिका पंजाब में तो है ही, क्योंकि वहां वो सत्ताधारी पार्टी है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के ही हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और उसके साथ साथ गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। वही गोवा जहां के मामले का आरोप लगाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था, वही गोवा चुनाव था। और गुजरात के पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका ने भारतीय जनता पार्टी को कितना आगे बढ़ाया कि वो 182 में 156 सीटें जीत गई। उससे सबने देखा कि आम आदमी पार्टी का गुजरात के चुनाव में क्या महत्व है। और आज आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सीधे सीधे बरी होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, तो काफी सारी चीजें एक साथ साफ हो गई कि आखिर कौन सा खेल खेला गया है। आम आदमी पार्टी चर्चाओं से दूर होती जा रही थी। चर्चाओं से दूर होने का मतलब था कि कांग्रेस पार्टी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन अपने ग्राउंड को मजबूत करती जा रही थी। लिहाजा एक ऐसा विकल्प मार्केट में छोड़ा जाना जरूरी था, और उसके साथ पर्दे के पीछे से कोई डील, जिसकी संभावना कुछ लोग जता रहे हैं, वो डील करना मजबूरी थी कि एक ऐसी पार्टी मैदान में जाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे सीधे दो हाथ करती हुई तो दिखाई दे, और दो हाथ मोदी शाह से करते हुए इसलिए दिखाई दे, राजनीतिक रूप से दो हाथ करती हुई, जिससे विपक्ष के वोटर डिवाइड हो, जिससे कांग्रेस पार्टी के अलावा लोगों को एक और विकल्प मिले, और उस विकल्प का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले।
बिल्कुल वही कोशिश जो कोशिश ममता बनर्जी करती है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ उनका कोई अलायंस नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि एंटी टीएमसी वोटों को स्प्लिट कराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल में चुनाव लड़ना जरूरी होता है। यानी एंटी इनकम्बेंसी वाले फोर्सेज को दो जगह डिवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं करती। यही खेल भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए खेलना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें आज एक झटके में साफ हो गई। और इसके साथ साथ कुछ और चीजों को देखें। अब अमित शाह की पंजाब में रैली भी होने की चर्चाएं हैं कि बहुत जल्द वो वहां रैली करेंगे। विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को परेशान करने की जो कवायद है, उस दिशा में तो कहां ही किया जाए, क्योंकि कई सारी चीजें साफ हो रही है। आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक रसीद, महज 29,000 रुपए की एक रसीद शेयर की है। और वो रसीद जब सोशल मीडिया में सामने आई, उसमें जो दावा किया गया, जेएमएम की तरफ से दावा किया गया है कि इसी को आधार बनाकर उसके मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, यानी हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और तंग किया गया। संजय राउत कैसे जेल गए सभी जानते हैं, और कौन सी पार्टी कैसे इस्तेमाल होती है वो भी सभी जानते हैं। तो पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत नहीं है, उस पंजाब के अंदर अमित शाह रैली करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सत्ता ना मिले तो मुख्य विपक्ष की भूमिका तो हासिल हो जाए। उस कोशिश में आम आदमी पार्टी को ताकतवर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सामने आएगी तो स्वाभाविक है कि लड़ाई पंजाब की कांग्रेस बनाम आप होगी। गुजरात में भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई 2017 के विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूती से हुई थी वो सबने देखा था। लेकिन आम आदमी पार्टी के मजबूत होते ही वहां की भूमिका बदल गई। इस पूरे खेल पर यदि नजर डालें तो साफ जाहिर हो जाता है कि एक तरफ दिल्ली में सत्ता बचाने की कवायद, कि नीतीश नायडू की बैसाखी यदि साथ छोड़े भी तब भी दिल्ली में बहुमत का जुगाड़ होता रहे, एक तरफ वो कवायद। दूसरी तरफ राज्य के चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, एक वो कवायद। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जितनी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की वजह से हो, उनके पीडीए अलायंस की वजह से हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के को लेकर के जो चर्चाएं हैं उस वजह से हो, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर जो सवाल हो उससे हो, राजस्थान में सत्ता खिसकने का डर हो, हरियाणा की परिस्थितियों के बदलने का डर हो, किसान आंदोलन के फिर से सर उठाने का डर हो, इन सब डर के पीछे जीत नहीं वो चुनावी हार यदि दिखाई देने लगे तो सहयोगी दलों का मन तो डोलेगा ही। और सहयोगी दलों का मन जब डोलने लगे तो कांग्रेस के साथ जो दूसरे विपक्षी दल है, क्षेत्रीय दल है, उनका एका कायम न रहने पाए, इसकी पूरी कवायद यदि दिल्ली से रची जा रही हो और उसकी तरफ एक इशारा मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए करते नजर आए, तो पूरा खेल सबके सामने एक्सपोज हो जाता है कि आखिर दिल्ली कौन सी रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली को अब अपने प्यादों पर भरोसा नहीं है। दिल्ली को अपने प्यादों पर भरोसा नहीं होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों और चुनावी चाणक्यों पर भी भरोसा नहीं है। दिल्ली को तो भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि विपक्षी वोटों को कैसे उसका बंटवारा किया जा सके, कैसे उसमें स्प्लिट कराई जा सके। लेकिन विपक्ष को स्प्लिट कराने की कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी? कई सारे सवाल एक साथ जब खड़े हो रहे हैं तो केजरीवाल की एक बात पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूछताछ तक ही छोड़ दिया जाता है। क्या इस बात का एहसास हो चला है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता की लगाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले सकती है? थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।